हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक जो बहुत से टुकड़ों में जो है बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। अब कहता है कि बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बम का प्रारंभिक अवस्था में संवेग बराबर होता है टुकड़ों के अंतिम अवस्था में कुल जो है संवेग का योगफल। प्रारंभिक अवस्था में बम का द्रव्यमान गुने वेग बराबर होता है टुकड़ों का कुल संवेग संवेग का योगफल। टुकड़ों का कुल संवेग का योगफल बराबर होता है प्रारंभिक अवस्था में द्रव्यमान गुने वेग, यानी u बराबर 0। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर तैरना, बंदूकों से गोली का चलना, रॉकेट का प्रणोदन एवं बम का विस्फोट आदि आधारित है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। 32 का ए ऑप्शन CO2। तो गैस CO2 जो CaO से अभिक्रिया करती है और NaHCO3 से नहीं। तो ये CaO प्लस CO2 ये बनाएगा CaCO3। ठीक है। अब देखिए, NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। NaHCO3 की अभिक्रिया अम्ल से होने पर CO2 गैस बनता है। 2NaHCO3 ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2। कहता किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि तथा हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की सफेनाइड हड्डी में स्थित होती है। सफेनाइड हड्डी को शिला टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि जो गले में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कहता है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। C से परे। तो कहता है प्रतिबिंब का जो स्थिति प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किस बिंदु पर जो है बनेगा, कैसा बनेगा? तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन F और C के बीच और छोटा बनेगा। तो किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे, यदि वक्रता केंद्र से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा। प्रतिबिंब F और C के बीच बनेगा। ठीक है, बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यह है आपको C, ये है F और ये है पोल। तो यदि C से परे रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये इससे आ जाएगा। ठीक, और ये इससे मिल जाएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं तो ये जो बनेगा यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? बी ऑप्शन वर्तिका। तो वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंध होता है। इस डंठल को जो वृंत या पेडिसेल कहते हैं। पुष्प के मुख्य भाग जो बाह्य दलपुंज पुमंग जयांग है। अंडप के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अंडाशय यानी ओवरी, अंडप के आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिका स्टाइल, तो ये
अंडाशय के ऊपर वाले भाग लंबी पतली संरचना वर्तिका कहलाती है। फिर वर्तिकाग्र, तो यह जो वर्तिका का शीर्ष भाग होता है। नेक्स्ट है कि वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी अवधि जो पहुंच होती है क्या कहलाती है। 36 का ए राष्ट्रीय उद्यान। तो कहता है कि वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तथा उनकी जो अबाध पहुंच होती है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। 1973 में ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तथा जिनसे जीव जंतु वनस्पति आदि की बहुलता पाई जाती है उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत जो जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल है। वर्ष 1986 में भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो नीलगिरी स्थापित जो है किया गया था। यह संरक्षित क्षेत्र जो है राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर तक की अधिसूचित क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है। सी ऑप्शन। तो देखिए मोटी भित्तियाँ, कोई भी जो है वाल्व नहीं होता, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। तो धमनियों की भित्तियाँ मोटी, कोई भी वाल्व नहीं होता, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है। जो वाहिनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती हैं उन्हें जो धमनियाँ कहते हैं। फिर धमनियाँ में सामान्यतः शुद्ध रुधिर होता है। फिर है कि पल्मोनरी, धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। फिर है कि जो वाहिनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाती हैं उन्हें शिराएँ कहते हैं। पल्मरी, ठीक है कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय की ओर बहता है। कहता है कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कौन सा है जो विकल्प एटीपी से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो सी ऑप्शन, यानी भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पौधों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। गैसों, द्रवों तथा विलय आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को, जो कि किन्हीं आंतरिक अथवा बाह्य बलों के कारण होती है, विसरण कहते हैं। पौधों में विसरण का महत्व है कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण विसरण द्वारा होता है। खनिज लवणों के आयनों का निष्क्रिय अवशोषण विसरण द्वारा होता है। पत्तियों के रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन और CO2 गैसों का विनिमय जो विसरण क्रिया द्वारा होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प अंतरकोशिकीय स्थानों में रंध्रों द्वारा वातावरण में विसरण द्वारा ही निर्मुक्त होते हैं। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी 29। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल 29 पदक जीता है। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में 7 स्वर्ण 9 सिल्वर और 13 जो है रजत, 9 रजत और 13 कांस्य पदक, ठीक है, 13 जो है कांस्य पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में चीन 220, 94 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन में देखिए 41 कहता भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के जो है नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? ए ऑप्शन आरोह बरजात्या। तो भारतीय मूल के शोधकर्ता आरोह बरजात्या ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के जो साउंडिंग रॉकेट मिशन का जो नेतृत्व किया है। जनवरी 2023 में एसी चरनिया को नासा का नया मुख्य जो प्रौद्योगिकीविद जो है नियुक्त किया गया था। हाल ही में डॉक्टर गगनदीप कांग को प्रतिष्ठित जॉन डॉर्क गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन यानी उपेंद्र द्विवेदी। तो भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर है कि बी आर चौधरी भारत के वर्तमान वायु सेनाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? सी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति जो बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। कहता है कि मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ए ऑप्शन नाइजीरिया। तो मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। इस टीके का नाम MEN5CB है, MEN5CB। फिर मेनिनजाइटिस को ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। इस बीमारी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षात्मक झिल्ली में सृजन हो जाती है। नेक्स्ट है, कहता है कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं कुवैत के। तो देखिए, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा कुवैत दिनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है, कुवैती दिनार। नेक्स्ट है, कहता है कि अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? सी ऑप्शन यानी जनरल रघु श्रीनिवासन। अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने ग्रहण किया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना 1960 में की गई। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? 47 का होगा सी गंगाधर नेहरू। 1857 के विद्रोह से पहले जो दिल्ली के कोतवाल गंगाधर नेहरू थे। गंगाधर नेहरू दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। दिल्ली के मुख्य प्रशासक को कोतवाल कहा जाता था, नगर प्रशासक को कोतवाल। फिर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू थे। फिर जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे, जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध जो अधिवक्ता एवं ब्रिटिश कालीन राजनेता थे। वे पहली बार जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में अमृतसर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में पद पर निर्वाचित होने वाली विश्व की पहली महिला थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी थी। कहता कि यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। किस देश की कंपनी शामिल नहीं है? ए ऑप्शन स्पेन। तो देखिए, भारत में स्पेन की कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था। भारत में जो जिन यूरोपीय देशों की कंपनियों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे उनमें शामिल थे पुर्तगाल, हॉलैंड यानी नीदरलैंड, UK, फ्रांस तथा डेनमार्क। इस कंपनियों के व्यापारिक केंद्र मुख्यतः समुद्र तटवर्ती क्षेत्र थे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान करते समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके फलस्वरूप कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का प्रारंभ में 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो गया। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली हैं। भारत में सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम कारखाना को चीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया। डच जो है भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित कारखाना सूरत में था। भारत में स्पेन की कंपनी में अपना जो व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था। ठीक है, भारत ने स्पेन की कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया। नेक्स्ट कहता कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? 49 का ए यानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। क्रांतिकारियों द्वारा धन एकत्रित करने के उद्देश्य से लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर 9 अगस्त 1925 को डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इसके पश्चात 29 लोग पर मुकदमा चलाया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर और अशफाक उल्ला खां फैजाबाद और रोशन लाल नैनी इलाहाबाद तथा राजेंद्र लाहिरी जो है गोंडा शामिल थे। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। कहता कौन लंदन में प्रशिक्षित जो गुजराती मूल के वकील था? 50 का सी ऑप्शन यानी मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था। उदारवादियों का एक समूह में गांधी जी के माननीय राजनीतिक जो परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख मुस्लिम लीग का नेता था, जो आगे चलकर पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। फिर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। मोहम्मद अली को कायदे आजम और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो आयोजित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14वीं सूत्री मांगे पेश किया। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक के रूप में जो मोहम्मद इकबाल को जो है जाना जाता है। इन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक मुस्लिम छात्र के द्वारा पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को मिलाकर यह पाकिस्तान गढ़ा गया। पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से जो पारित किया गया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया। 23 मार्च 1943 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम देश की मांग में तेजी लाने हेतु सांप्रदायिक दंगा करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पाकिस्तान को आज़ाद देश का दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान में जो वर्तमान संविधान 1973 में लागू किया गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है? 51 का सी। वर्ष 1936 लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में
जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए तथा स्वयं को किसान तथा मजदूर वर्गों के सन्निकट स्थापित करे। पंडित नेहरू का यह विश्वास था कि मुस्लिम जनता को प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे बेहतर उपाय है। साथ ही उन्होंने यह कहा था कि विश्व और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है, और इस शब्द का प्रयोग में अस्पष्ट जो है मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूँ। पंडित जे.एल. नेहरू का कथन है कि मैं समाजवादी हूँ। समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी? तो सी ऑप्शन, जेम्स रेनेल को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जेम्स रेनेल भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक थे और उन्हें इस वर्चस्व प्रक्रिया के दौरान भारतीय नक्शा को तैयार करना दिलचस्प लगा। कहता है जेम्स रेनेल एक भौगोलिक इतिहासकार और समुद्र शास्त्री थे। भारत में सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1767 में किया गया। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई को अंग्रेजी कंपनी की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कहता करो या मरो का नारा जो है निम्नलिखित में से आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? 53 का होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो करो या मरो नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है दिया। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। फिर है कि 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इस 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर रैंक में हुई। फिर है कि इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातः ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को जो अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान से अरुणा अशरफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। फिर कि उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। फिर कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 नवंबर 1992 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, ए ऑप्शन। तो देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। फिर आज़ादी से पहले 1936 से 1937 तक बिहार का राज्यपाल रहा। फिर है कि सर जेम्स शिप्टन 1936 से 1937। सर मॉरिस जो है गार्नियर हेलेट ये 1937 से 1938। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 1938 से आप देखिए 1938 कार्यवाहक थे। सर जो है मॉरिस गार्नियर हेले 1938 से 1939। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट ये 1939 से 1943। उसके बाद है सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड स्टीवर्ट 1943 से 1943। रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी 1943 से 44। फिर है सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 1944 से 1946। फिर है सर ह्यू डोड 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947। फिर है जयरामदास दौलतराम ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा जो वरिष्ठतम न्यायाधीश के
सम्मुख अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता। कहता है कि भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ए ऑप्शन 7। भारत की भू सीमाएं 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। फिर है भारत के पूर्व में जो इंडोचीन प्रायद्वीप वो पश्चिम में और प्रायद्वीप स्थित है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इनमें सर्वाधिक जो है क्या है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ खाली स्थान में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ। 56 का सी 1932। भारत में विमान उद्योग का आरंभ 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुई है। 29 जुलाई 1946 को यह जो है एयर इंडिया के नाम से जो है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में हुआ। पहली बार इलाहाबाद से नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचलन जो संपन्न किया गया। इंडिया एयरलाइंस की स्थापना एयर निगम अधिनियम 1953 द्वारा की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। पवन जो हंस लिमिटेड की स्थापना जो अक्टूबर 1985 में किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। गत अक्टूबर 2021 में सरकार ने एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% इक्विटी हिस्सेदारी के बिक्री के लिए दिया। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड की सबसे उच्चतम जो बोली को मंजूरी दी। इसके पश्चात एयर इंडिया ने टाटा को जो है 100% हिस्सेदारी। नेक्स्ट कहता गोदावरी नदी संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन। तो देखिए गोदावरी की सहायक नदियों में जो है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती सबसे ठीक है शबरी आदि शामिल है। गोदावरी 1465 किलोमीटर नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका अपवाह तंत्र बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी को आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। फिर है कि पोंचमपाद एवं जो जायकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से जो है निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। घाट प्रभा, माल प्रभा, फिर है कि दूध गंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो है वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? तो सी ऑप्शन लोनार झील। लोनार झील भारत की जो वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के जो बुलढाना जिले में स्थित है। ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। अफ्रीका का विक्टोरिया झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील तथा भारत का लोनार झील जो क्रेटर झील के अंतर्गत आते हैं। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कहता इसमें किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। वुलर झील कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह लैगून झील है। कहता भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस जलवायु
किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा जो है मौसमी होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान होती हैं। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं, जिसे मानसून प्रस्फुट की संज्ञा दी जाती है। फिर है कि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा का अधिक निर्भर रहती है। भारत की उत्तरी भाग जो कर्क रेखा से उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध स्थित है तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले जो वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? तो ए ऑप्शन 1980। तो वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना 1980 से शुरू हुआ है। 1970 के दशक के अंत से ओजोन स्तर वैश्विक स्तर पर लगभग 4% के औसत से कम हो गया है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। फिर ओजोन एक विशिष्ट जो तीखी गंध वाली हल्की जो है नीली गैस है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस सीएफसी है जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन की उपस्थिति 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा है? तो ए ऑप्शन सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला भारतीय रिजर्व वन जो है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुरा की सीमा पर स्थित है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान बेरी, बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्यों से घिरा हुआ है। आरक्षित रिजर्व वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है। किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन गठित किए जाते हैं। आरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत जो है अधिसूचित किया गया है। आरक्षित वन में मवेशियों की चतुराई या लकड़ी संग्रह के किसी सार्वजनिक जो प्रवेश की अनुमति नहीं है। फिर है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। तो बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में रेशम उद्योग एवं सिल्क टेक्सटाइल संस्था स्थित है। गया, फुलवारी, शरीफ, मोकामा, मुंगेर, फिर है इमराव, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, बिहार शरीफ आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। भागलपुर, कटिहार, मनोहरपुर, पूर्णिया आदि बिहार के रेशम उद्योग का केंद्र है। फिर बिहार में वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, सिल्क वस्त्र, खादी, ऊनी वस्त्र सम्मिलित है। फिर है होजियारी उद्योग का विकास जो है पटना, भागलपुर, मधुबनी तथा मुंगेर में हुआ है। फिर है जूट उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान भारत में द्वितीय है। देखिए कहता है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई इतना है, आइसक्रीम से भरा हुआ। पूरी आइसक्रीम को समान रूप से 10 बच्चों में शंक्वाकार बर्तन में इस जो है जिसका जो है ऊपरी तल अर्धगोला है। ऊपरी तल क्या है? अर्धगोला। इस तरह से ऊपरी जो है अर्धगोला है। अब यहाँ पे देखिए कहता ऊपरी अर्धगोला है, बांटना है यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या जो है 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या, तो देखिए शंक्वाकार कहता भाग की ऊंचाई त्रिज्या की 6 गुनी, ये यदि r है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4r। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लीजिए बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, पाई
आर स्क्वायर इंटू में एच, यानी 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बच्चा को दिया गया आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? तो 540 पाई बट्टा में जो है 10, यानी कितना? तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। माना कि शंकु की त्रिज्या आर, तो ऊंचाई होगा 4r, तो आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? आइसक्रीम का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन, यानी ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना? 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर, और यही बराबर है 54 पाई के। पाई से पाई कट जैसे, तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो शंकु की त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 cos ए प्लस जो है 40 sin ए बराबर 41, टेन ए का मान। तो यहाँ क्या कीजिए, 41 से भाग दीजिए, तो 9/41, 40/41 बराबर हो जाएगा 1। ठीक, तो और यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर ए जो cos स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए जोड़ cos स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हो जाएगा 40/41, साइन ए बराबर 40/41, हाँ, साइन ए बराबर 40/41, कोस ए बराबर हो जाएगा 9, कोस ए बराबर 9/41, कोस ए बराबर 9/41। ठीक है, कोस 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 ए बराबर होगा 9/41, तो टेन ए बराबर क्या होगा? तो यहाँ से टेन ए बराबर होगा साइन ए बट्टा कोस साइन ए, टेन ए बराबर साइन ए बट्टा में कोस ए, यानी 40/41 गुना में 41/9, ये हो जाएगा 40/9, यानी ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर देखिए। 65 है कि एक निश्चित धनराशि पर इतना प्रतिवार्षिक दर से इतना वर्ष में साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, क्या होगा? ब्याज यानी 3553, ब्याज गुने 100 बट्टा में दर गुने समय। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना? 8500। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन 8500 प्लस ब्याज 8500 गुने 15/2 गुने 8.4 बट्टा में 100। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा कितना? 13,855, सी ऑप्शन। कहता है कि अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा के आयु की 1/3 है। ठीक है, तो यदि अरुण को x मानिएगा तो चाचा का होगा 3x। ठीक है, तो यहाँ से x + 5, फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 3x + 5 इसका योगफल होता है 86। ठीक, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 19। ठीक है, तो वर्तमान उम्र कितना है? 19। फिर कहता है कि एक 8 जो भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का अनुपात जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना अनुपात में है 8 भुजाओं, तो 8 बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुने 180। ठीक, तो होगा 8 - 2 यानी 6 गुने 180, यानी 1080 डिग्री। ठीक, तो सबसे बड़े कोण निकाल लीजिए। सबसे बड़े कोण का मान होगा 15 बट्टा में 1, 3 1 4 4 8 6 14, सबको जोड़ दीजिए। 14 + 7, 1 + 3 + 4 + 6 + 7 + 11 + 13 + 15। ठीक है, गुना में कितना? गुना में 280। ठीक, यानी ये निकल जाएगा 270। ठीक है, कितना निकल जाएगा? नीचे में 60 आ जाएगा जोड़ के, तो ये हो जाएगा कितना? 270 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। यहाँ पे जो है क्या होगा? 13/17, 13/17 के पावर 3 इंटू 13/17 के पावर -6। ठीक, 13/17 तो है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 6, 13/17 के पावर 3 - 6 बराबर
3 माइनस 6 बराबर 13/17 के पावर कितना 2x-1, यानी यहाँ से 2x-1 का मान निकल गया। ठीक है, 2x माइनस यानी -3 बराबर क्या होगा 2x-1, तो यहाँ से x का मान होगा -1, 69। देखिए कहता है कि पी क्यू आर में एक त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी क्यू आर के समांतर, ए बी क्यू आर के समांतर, ए बी क्यू आर के समांतर है। ठीक है, और ए पी बी पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है 1 और 2, 1 और पूरे का 2। तो कहता है पी क्यू बट्टा ए क्यू, पी क्यू बट्टा ए क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू बट्टा ए क्यू। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसका भुजा होगा आपको, त्रिभुज जो है पी क्यू आर में हो जाएगा पी क्यू और पी ए बी में यदि देखें तो क्या होगा पी ए का स्क्वायर बराबर होगा 2 स्क्वायर हटाएगा तो पी क्यू होगा √2, स्क्वायर हटेगा तो ये √2 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ ये पूरा √2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा √2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये पूरा √2, तो इसका क्षेत्र होगा √2 माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, लेकिन पहले कहता है आपको, पहले कहता है पी क्यू, तो पी क्यू तो है √2 और उसके बाद ए क्यू, तो ए क्यू है √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की कमी 20% की वृद्धि, तो कुल राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 20 का स्क्वायर बट्टा में 100, यानी कमी होगा। तो ये जो हो जाएगा 4% हानि होगा, माइनस में तो हानि यानी बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर